नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नववर्ष में आपके लिए ये साल खुशियों से शुरू होने वाला है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन लेखपाल परीक्षा 2022 नोटिफिकेशन इशू किया जा चुका है और इसका जो कट ऑफ है पेट का कट ऑफ भी इशू कर दिया गया है। अगर हम पेट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसके हम कट ऑफ की बात करें तो उसका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 66.48 गुणवत्ता पर गया है। और इसका जो न्यूनतम यानी कि लोएस्ट कट ऑफ जो लिया गया है वो आपका लिया गया है 55.01। तो जिन लोगों के पास में इतना कट ऑफ क्वालिफाई किया है, जिन लोगों का नाम पेट में आया हुआ है, तो उसी के संबंध में आपको हम अवगत कराना है। और इसमें अवगत क्या कराना है कि हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको क्लैरिफाई करेंगे, इसका स्पष्टीकरण देंगे। और इसके स्पष्टीकरण के बाद में हम बात करेंगे इसकी तैयारी की कैसे जाएगी, कैसे आपके पास में जो 2 महीना आपको बीच में मिल रहा है, इस 2 महीने में आप कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, कैसे आप पास करेंगे। और विश्वास मानिए कि 2 महीने में लेखपाल की परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी स्ट्रेटजी बताएं, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करें और पुराने प्रश्न पत्र जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें। तो उससे पहले सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लेखपाल वैकेंसी नोटिफिकेशन 2022, हाँ बिल्कुल सही सुना है, ये आपके लिए ही आया हुआ है। अगर आपने पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो ये आपके लिए 2022 आपके लिए खुशियों भरा आने वाला है, खुशियों भरा प्रारंभ होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जैसा कि पता है कि पहले जो बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि लगभग 7 या 7,500 वैकेंसी लेखपाल की आएंगी, लेकिन लगभग 1,000 ज़्यादा वैकेंसी गवर्नमेंट ने आपको बढ़ा के दिया हुआ है। यानी कि 1,000 बच्चे और ज़्यादा इस्माइल करेंगे 2022 में। यानी कि कुल यहाँ पर देख रहे हैं कुल पदों की संख्या जो नोटिफाई की गई है वो 8,085 कुल पद जारी किए गए हैं लेखपाल में। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा 7 जनवरी 2022 को। इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए आप पूरी तरह तैयार हो जाइए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को आप, आधार कार्ड है जो भी है आपका, वो आप अपना तैयार रखिए। इसके बाद में जो इसकी लास्ट डेट होगी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है किसी भी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। इसके लास्ट डेट और भुगतान तिथि यानी कि पेमेंट डेट एक ही रखी गई है। यानी कि जिस दिन आपका लास्ट डेट का रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन लास्ट डेट इसके पेमेंट का भुगतान का होगा। और इसकी डेट दी गई है 28 जनवरी 2022 को। तो आपको समस्याओं से बचने के लिए लास्ट में एक होता है कि सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, तो जैसे ही 7 जनवरी को इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होता है, आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन आपको भर देना है और अपनी तैयारी में आपको लग जाना है। कैसे तैयारी करना है आपको हम बताएंगे। तो पेमेंट डेट और भुगतान तिथि ये 28 जनवरी 2022। परीक्षा के बारे में ये कहा जा रहा है कि शीघ्र सूचनार्थ, यानी कि फॉर्म भरने के बाद में आपको जो करेक्शन का जो टाइम दिया जा रहा है, यानी कि फॉर्म में अगर कोई गलती आपसे हो जाती है, नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है या कोई भी और गलती हो जाती है, तो इसके लिए करेक्शन के लिए आपको लास्ट डेट 4 फरवरी 2022 को रखा गया है। जैसे ही आपका करेक्शन फॉर्म फिल होगा, यानी कि 4 जनवरी एक दिन का आपको टाइम दिया जाएगा और इस दिन आपको अगर कोई करेक्शन होता है, कोई गलती होती है तो उसको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी परीक्षा तिथि माना यह जा रहा है कि फरवरी लास्ट वीक में या मार्च फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, जहां तक संभावना हमको लग रही है। अभी इसके द्वारा सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन संभावना यही की जा रही है कि जिस हिसाब से आपके चुनाव होने जा रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान में ही आपका ये परीक्षा करवा ली जाएगी। तो इसमें आपको बहुत ही जल्दी आपको इसके परीक्षा तिथि के बारे में आपकी घोषणा कर दी जाएगी। और इसके बाद में आपका है योग्यता, यानी कि आपकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपका इंटर पास होना चाहिए, यानी कि 10+2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। स्ट्रीम चाहे जो भी हो आपका, स्ट्रीम इसमें मैटर नहीं कर रही है, साइंस बैकग्राउंड का है या आर्ट बैकग्राउंड का है। और फिर इसके बाद में आपका पेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। पेट के एग्ज़ाम में जैसा कि बताया, जिस बच्चे का 66.84 से लेकर के जिन बच्चों का 55% के बीच में है, परसेंटाइल के बीच में है, वो बच्चे अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम दिया जा रहा है।
और उसके बाद में जो इसकी एज क्राइटेरिया है, यानी कि जो उम्र डिसाइड की गई है वो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र इसकी 40 वर्ष डिसाइड की गई है। इसके अतिरिक्त जो कोई कैटेगरी से है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको उनके नियमानुसार उम्र में छूट प्राप्त होगी। तो ये आपको जो है, ये हमने आपको बताया कि ये आपके पास सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के आधार पर अपने आप को आपको अपडेट कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे की जाएगी और इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी रणनीति क्या होगी। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। आपको एक एक जानकारी यहाँ से देंगे और जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन इशू होता है, कोई नई जानकारी मिलती है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, हमारे चैनल के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए आज ही आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको पूरी पढ़ाई आपको फ्री मिलेगी। मैथमेटिक्स, हिंदी, जीके, ग्रामीण विकास के संबंध में जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो आपको यह पता है इसमें कुल प्रश्न 100 आ रहे हैं। ये 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो उसको कैसे बचा जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसकी भी हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे आपको। तो कुल प्रश्न इसमें आपके पूछे जा रहे हैं 100 प्रश्न। इन 100 प्रश्नों को 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी और पोर्शन डी। पहले है आपकी हिंदी, 25 क्वेश्चन है। गणित में भी 25 क्वेश्चन है। जीके से 25 क्वेश्चन है और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें रोल अदा करेगा वो है आपका ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 25, यानी कि यहाँ पे संख्या इनकी 100 हो गई। तो अगर हम इनको देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है कि इसमें का सिलेबस इसका क्या है, इस सिलेबस की तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, हम लोग सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में पूछा क्या जा रहा है। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो भाषा के विकास को और हिंदी साहित्य को छोड़ करके पूरी की पूरी आपकी हिंदी पूछी जा रही है। इसमें आपका जो मेन पोर्शन है, ध्यान देना है कि हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। जो हमारा पोर्शन है इसको हम जो आपको जो है डिफाइन कर रहे हैं आपको। हिंदी में आपका आ रहा है वर्णमाला। तो वर्णमाला को सोच के मत समझ लेना कि वर्णमाला में आपका छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ाऊ या काका काका पूछा जा रहा है। वर्णमाला में ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा। और एक चीज़ आप लोग माइंड में ये चीज़ डाल लेना है, ये यूपी में लेखपाल का सेकंड एग्जाम है। सेकंड एग्जाम का हुआ कि आप पहला एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं पेट, और पेट के बाद में तब आप लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं। पेपर का लेवल बहुत ही हाई होगा, इसको आप लोगों को अच्छी तरह दिमाग में डाल लेना है। यानी कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर आपकी होनी चाहिए। जो आपके सामान्य क्वेश्चन हैं, सामान्य क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सामान्य क्वेश्चन आपसे पेट में पूछा जा चुका है। तो पेट जो है ये पहला लेवल था, इतने पर था ये। अब जो आपका लेखपाल होगा उसका लेवल कुछ इतना होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक यात्रा तय करनी है। तो आपका बेसिक तो आपका मजबूत है, बेस तो आपने तैयार कर लिया है। अब आपको आगे स्टडी अपने आप को बढ़ाना है, अपने लेवल को बढ़ाना है, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे और 2022 आपके लिए खुशियों भरा होगा। तो इसमें हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला में जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है, किसको हम मूर्धा से करते हैं, किसको हम ओठ से करते हैं, किसको हम दंत से करते हैं, दांत से करते हैं। यानी कि अलग अलग इसका जो उच्चारण स्थल है वहाँ से पूछा जाएगा। तो वर्णमाला में वर्ण की कुल संख्या, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थल कहाँ कहाँ है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये आपके प्रश्न जो हैं इस तरह प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णमाला के बाद में अगला पोर्शन पकड़ रहे हैं संधि को। तो संधि में जो प्रश्न आएगा, संधि में प्रश्न आपसे 3 प्रकार का दोस्तों पूछा जाएगा। पहला प्रश्न होगा संधि का निर्माण, यानी कि आपको जो है विच्छेद दिया जाएगा उसको संधि करना होगा। दूसरा होगा
संधि की पहचान, और फिर आपका आएगा कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि कहते हैं किसको। अगर आप पिछले परीक्षा उठा के आप देखेंगे जो लेखपाल की परीक्षा हुई है, तो उस लेखपाल की परीक्षा में या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी परीक्षाएं हुई हैं, अगर उसमें से जितनी भी हिंदी आई हुई है, अगर आप उसके पेपर अगर कहीं आप पा जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, अगर सॉल्व कर डालते हैं, आपको हिंदी में एक्स्ट्रा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना पड़ेगा। मैटर एग्जाम में ये नहीं करता है कि क्या पढ़ना है, मैटर ये करता है कितना पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना कहाँ पर है, यानी कि आपका दुश्मन छिपा कहाँ पर है, और वहीं पे जाकर के आपको अटैक करना है। तो हमने बताया कि ये तो आपकी एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है, लेकिन एग्जाम में पूछने का तरीका अलग होता है। तो अगर आप जो पिछला वीडियो का एग्जाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का 2014 में, जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है, अगर आप इन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग सॉल्व भी करवाएंगे यहाँ पर, हमारा जो चैनल होगा वो आपको सॉल्व भी हम लोग करवाएंगे बैठा करके यहाँ पर, और आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी भी मिलती रहेगी कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपका संधि, संधि का निर्माण, संधि की पहचान और संधि का अर्थ क्या होता है। अगला इसमें प्रश्न ये पूछ रहे हैं समास। समास में भी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला, समास का अर्थ क्या होता है, ये आपको देखना है। समास की पहचान क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। और उसके बाद में आपको समास के कितने भेद होते हैं। इसमें एक नया समास आया है नज्ज समास, जो कि आपके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे तो आपको हम क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्न आ रहा है आपका शब्द भेद से। शब्द भेद में क्या आ रहा है, संज्ञा। अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के कई पार्ट हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन सी संज्ञा किस श्रेणी में आएगी, संज्ञा का एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, संज्ञा का स्त्रीलिंग से पुल्लिंग क्या होगा, संज्ञा और उसके कारक क्या होते हैं, यहाँ से प्रश्न आएगा। उसके बाद में इसमें आपका सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनामिक विशेषण, ये प्रश्न आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में चले जाएंगे क्रिया, क्रिया के कितने भेद होते हैं, सार्वनामिक आपका अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं, नामबोधक क्रिया कैसे कहते हैं, नाम धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होती है। इस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके शब्द भेद में। तो शब्द भेद में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपका क्रिया विशेषण हो गया, अव्यय हो गया, संबंधवाचक हो गया, समुच्चयवाचक हो गया और निपात हो गया। यहाँ से इतने आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके शब्द भेद से। उसके बाद में ये लोग जाएंगे वाक्य भेद में। वाक्य भेद में आपसे 3 वाक्य पूछे जाएंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द। फिर इसमें आपसे देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, ये आपके शब्द पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका वाक्य भेद में ये इस प्रकार से आ जाएगा आपका। फिर वाक्य कितने प्रकार का होता है, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में ये लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे आपके पहुंच जाएंगे वर्तनी, और वाक्य शुद्धि पर। वर्तनी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिस स्पेलिंग, यानी कि हिंदी में कुछ आपके शब्द दे दिए जाएंगे जिसकी स्पेलिंग गलत होगी। आपको पहचानना होगा कि 4 शब्दों में से कौन सा एक शब्द है जिसकी वर्तनी सही है, जिसकी स्पेलिंग सही है, वो आपको ध्यान देना है आपको। तो कैसे इसके भी नियम क्या होंगे आपको बताएंगे। वाक्य शोधन में क्या होगा, वाक्य शुद्धि जो होगी इसमें आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, यानी कि 4 वाक्य दिए जाएंगे। ये कहा जाएगा कि इन 4 वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही है। ये एक क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे हम वाक्य कैसे लोग पूछेंगे, जैसे लिखा हुआ है मुझे ताजी भैंस का दूध चाहिए। ये यहाँ पर एक आपका वाक्य दे दिया गया, तो इसमें व्याकरण त्रुटि है। व्याकरण त्रुटि क्या है, क्योंकि कभी भैंस ताजी नहीं होती है। हम लेने क्या गए हैं, दूध लेने गए हैं। तो प्रश्न क्या है, मुझे भैंस का ताजा दूध चाहिए,
यानी कि ये आपके इस प्रकार से आपके वाक्य दिए जाएंगे और वाक्य को आपको शुद्धि करना होगा आपको और पहचानना होगा। उसके बाद में जो आपसे प्रश्न आ रहा है, वो प्रश्न पूछा जा रहा है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और आपके जो है अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और मुहावरा और वाक्यार्थ में अंतर क्या होता है, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और कुछ संभावना आपकी छंद रस अलंकार की भी बन रही है। तो हिंदी में जो प्रश्न आपका आ रहा है, यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें हिंदी साहित्य नहीं पूछ रहा है। लेकिन आप सावधान रहिएगा, अगर विगत वर्षों की परीक्षाओं को आप देखेंगे तो उसमें हिंदी की जो प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी कि प्रमुख जो पुस्तकें हैं, इन प्रमुख पुस्तकों को उन्होंने पूछा हुआ है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये आपके पास में नोट होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं जो हिंदी में विख्यात हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, यानी कि जितने भी बहुत बड़े बड़े हिंदी के साहित्यकार हुए हैं उनकी रचनाओं पर आपको ध्यान रखिएगा। कौन सी जीवनी है, कौन सी आत्मकथा है, कौन सा निबंध है, कौन सी कहानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हिंदी में प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं को इसमें से पूछा जाएगा। तो ये आपका जो है हिंदी का सिलेबस होता है। इसके बाद में जो पोर्शन है वो हमें डिस्कस करना है जीके, यानी कि सामान्य ज्ञान। अब देखिए सामान्य ज्ञान में है क्या दोस्तों, सामान्य ज्ञान में कुल 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और याद रखिएगा इन 25 प्रश्नों में से जो आपके 10 प्रश्न होंगे, ये 10 प्रश्न अपने उत्तर प्रदेश पर बेस्ड होंगे, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश को बोलते हैं यूपी विशेषांक। यानी कि 15 क्वेश्चन ही सिर्फ जीके से होंगे, यानी कि 10 प्रश्न ऐसे होंगे कि ये 10 प्रश्न यूपी पर आधारित होंगे। अब यूपी में कैसे आधारित होंगे प्रश्न? यूपी में जो यूपी के प्रमुख नृत्य हैं, यूपी के प्रमुख त्यौहार हैं, यूपी के प्रमुख लोकगीत हैं, यूपी के प्रमुख जनजातियां हैं, यूपी के प्रमुख स्थापत्य कला जो है, यूपी के प्रमुख संस्थान हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी हुई है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये है कहाँ पर, यानी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है। इसी तरह से पूछ लिया जाएगा कि भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, जैसे कि अभी आपको 2021 में ही इलाहाबाद में इसको प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रकार से यूपी बेस्ड आपके प्रश्न होंगे। इसी में यूपी की जनसंख्या है, उसको आपको देख लेना है, यूपी की प्रमुख फसलें हैं उनको देख लेना है आपको, और यूपी सरकार के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना बन रही है कि जो यूपी सरकार के द्वारा प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इसमें जो बचते हैं 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन में से आपका आएगा इतिहास से आएगा, भूगोल से आएगा, संविधान से आएगा, अर्थव्यवस्था से आएगा, और आपका जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में 1-2 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से उठा लिए जाएंगे। तो और इसमें से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर से होगा। यानी कि अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन लगभग जो है आ रहा है यूपी विशेषांक और करंट अफेयर को मिला करके। तो आपको करंट अफेयर आप अपना तैयार करना शुरू कर दीजिए, और यूपी एसएसएल पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम होता क्या है कि हमको देश का तो बारे में पता हुआ है, लेकिन अपना प्रदेश जो है इसके हमें कल्चर के बारे में नहीं पता है। तो इसके कल्चर के बारे में आप लोग जो है जागरूकता बढ़ाइए आप लोग। तो इसमें से फिर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस से मिला करके आपके आएंगे। तो आपको पता है कि कैसे तैयारी करना है आपको। तो जीके में इस प्रकार से इसका पार्ट का डिवीजन किया गया है। फिर इसके बाद में आपका आता है ग्रामीण विकास एवं ग्राम विकास योजनाएं। तो अगर आप 2014 का लेखपाल की परीक्षा आप देखेंगे तो उसमें भी आपका ग्रामीण विकास था, चूंकि आपको नियुक्त ही किया जा रहा है राजस्व में, तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि गांव के बारे में, गांव की जो संरचना है, वहाँ पे जो गणित इस्तेमाल की जाती है भूमि को मापने के लिए, उनके बारे में आपको पता हो। तो इसमें जो ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण विकास और योजनाओं को इसमें क्या करेंगे, योजनाओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। गांव के विकास से संबंधित केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, गांव के विकास से संबंधित जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इनको आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए।
अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो हम अभी जो है एक वीडियो इस पर डालने जा रहे हैं और आप जो है उनको नोट कर लेना है आपको अपने कॉपी पर, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और विश्वास मानिए ये केंद्र और राज्य की योजनाएं जो हैं, क्योंकि यहाँ से 25 क्वेश्चन आपका आ रहा है, इन 25 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ग्राम विकास के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और बच्चे यहीं पे कमज़ोर पड़ते हैं अगर के, क्योंकि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे या कहीं पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर है क्या कि आजकल यूट्यूब पे एक बहार आई हुई है। बहार है यानी कि जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है वो अपना लेकर वीडियो बना के डाल दिया, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि आपका अनुभवहीनता ये बच्चे के करियर में रुकावट खड़ा कर सकता है। ये तो पढ़ाई के लिए आपके लिए जो आपके अनुभवी अध्यापक हैं उन्हीं से आप राय लीजिए, क्योंकि फ्री की राय बहुत ही खतरनाक होती है। फ्री की राय इंडिया में देने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जो भी राय लीजिए जिस पे आपको पूरा भरोसा हो, ये नहीं कि हमको ये अच्छा लगा इसलिए हमने चैनल को हम पढ़ रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, दवाई जो होती है कड़वी ही होती है, मिठाई ये आपके डायबिटीज़ को बढ़ाता है। तो अच्छा लगे वो एग्ज़ाम में आए ये ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आपके लिए चीज़ें टफ हो सकती हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होती हैं। वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सिलेक्शन चाहिए या फिर आपको सिर्फ टाइम पास करना है। तो दोस्तों टाइम पास मत करिए, आपके पास एक अच्छा अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए। आप बहुत मेहनत किए हैं आप लोग। फिर इसके बाद में तो आपकी 10 क्वेश्चन जो होंगे ये योजनाओं पर आधारित होंगे। कौन कौन सी योजनाएं होंगी हम आपको बताएंगे। अब ग्राम विकास के संबंध में जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा गांव की सभ्यता, गांव की संस्कृति और हमारे जो खेत होते हैं, जो किसानों के खेत होते हैं, चूंकि हम भी एक किसान हैं हमको पता है, तो जो खेत होते हैं इन खेतों को मापने के पैमाने कौन कौन से हैं, है ना। जो जरीब होती है वो कितने इंच की होती है, कितने फीट की होती है, यही सब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में जो हमारे एक्सपर्ट हैं आपसे डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो इसमें आपके 2 प्रकार से 10 क्वेश्चन आपके योजनाओं से और 15 क्वेश्चन जो रहेगा वो ग्रामीण संस्कृति से संबंधित होगा। और जो खेतों को मापने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया जा रहा है उस पैमाने का इसमें क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। तो ये आपका इस तरह से 75 क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। हिंदी के 25 क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, 25 क्वेश्चन आपका जीके का बता दिया हमने, और 25 क्वेश्चन हमने ग्रामीण विकास एवं योजनाओं से बता दिया हमने कि इसी तैयारी करनी कैसे है और कैसे आपको जो है इसकी तैयारी करना है। उसके बाद में आता है आपका मैथमेटिक्स। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस बार मैथमेटिक्स में रीजनिंग को इन्वॉल्व नहीं किया गया है और उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है गणित। तो गणित का मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का ही रखेंगे वो। तो आपको जो है उसके बारे में हमारे एसपी सर आपको बेहतर बताएंगे आपको कि इसकी तैयारी करना कैसे है। तो ये आपकी तैयारी हुई, आपको ये बताया कि आपको तैयारी करना है, यानी कि 75 मार्क्स जो है हमने आपको कवर किया। अगर आप वास्तव में अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में एक योजना बना करके, एक व्यूह रचना बना करके, एक टेक्निक बना करके अगर आप तैयारी करेंगे तो इस 25 क्वेश्चन में से आप कम से कम आपको 60 से 65 क्वेश्चन नंबर आपके स्कोर किया जा सकता है। और अगर आपका टू ओवरऑल परसेंटाइल 100 नंबर में से 80 से कम आ रहा है तो सिलेक्शन फिर दुविधा में पड़ जाएगा आपका। आपको तैयारी आपको 80 क्वेश्चन प्लस में ही आपको जाना है आपको, क्योंकि अगर आप पिछले जितने भी एग्जाम देख लें, क्योंकि जितने भी बच्चे आए हुए हैं ये सब पेट क्वालिफाई हैं ये। तो जिस बच्चे ने पेट क्वालिफाई किया है तो कोई सामान्य बच्चा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उसका जीके भी अच्छा है, उसका मैथमेटिक्स भी अच्छा है, उसका हिंदी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रामीण विकास ही तो नहीं पूछा गया था। बाकी आपके 25 क्वेश्चन जो हैं, जो 75 क्वेश्चन जो हैं वो तो सामान्य बेस पर ही पूछा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बच्चे ने पेट को क्वालिफाई किया है उसकी मैथ भी अच्छी है, उसकी हिंदी भी अच्छी है, उसकी जीके भी अच्छी है। अब उसको ध्यान कहाँ देना है, ग्रामीण विकास योजनाएं और ग्राम विकास पर उसको ध्यान देना है। तो इसी के साथ में दोस्तों हम अपना यहीं पे लेक्चर बंद करते हैं, अपना बकवास बंद करते हैं। और इसके बाद में जो ग्राम विकास के संबंध में जो क्लासेस हैं हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास शुरू हो चुके हैं। चाहें तो आप फ्री स्टडी कर सकते हैं
अगर आप कहीं दूर दराज के क्षेत्र में हैं, इसका कोई आपको पैसा आपका चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा बहुत ही डीपली में पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और हमारे संस्था से जुड़ सकता है। इसी के साथ में आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए नमस्कार।